हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुए थे और 15 जनवरी 2021 तक चलने हैं। इस बीच हम सभी टीचर्स को कुल मिलाकर 18 कोर्स करने हैं। अब वर्तमान में हम मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे तब सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें हमें 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, इसी क्रम में मैं आपके सामने मॉड्यूल नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आया हूँ। इन नोट्स में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के महत्वपूर्ण नोट्स की वीडियो। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिस पर मैं अपनी बनाई गई वीडियोज़ के लिंक शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल 4 से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। सबसे पहले आता है इसमें उद्देश्य। इस मॉड्यूल 4 का उद्देश्य है कि शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना, विभिन्न विषयों के व्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। इसकी रूपरेखा में दिया गया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की भूमिका की समझ, भाषा शिक्षण में से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश और गणित शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश, विज्ञान शिक्षण जेंडर संबंधी समस्याओं का समावेश, ये सब इसकी रूपरेखा में शामिल था। गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश और गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश और फिर था इसमें सारांश। अब बात आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। इससे पहले कि हम जेंडर की अपनी समझ पर गहराई से विचार की इस चर्चा यात्रा को शुरू करें, इसे समझने की जरूरत है कि जेंडर कैसे सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षा के वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के प्रयोग का सुझाव देना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, जेंडर संबंधी वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार करना। शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा का वातावरण सहभागितापूर्ण हो, जहां लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। इसलिए इस मॉड्यूल के विभिन्न उदाहरण इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कक्षा के भीतर और बाहर किस प्रकार
जेंडर आधारित भेदभाव अनजाने ही प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का एक अंग बन जाते हैं। महत्वपूर्ण पहल यह भी है कि जेंडर संबंधी मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों तथा हिंदी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं के शिक्षण में किस प्रकार समावेशी विधि से ध्यान दिया जाए। हम एक साथ जेंडर संबंधी मुद्दों पर विचार करें तथा उन्हें कक्षा और विद्यालय में प्रभावी विधि से स्थान दें। अब बात आती है विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ। सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी व्यक्ति और सामाजिक प्रक्रियाएं एक अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े में लपेटा जाता है, तो हम नहीं बता सकते कि वह लड़का है या लड़की है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से लड़के या लड़की के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़ों में भेदभाव, गतिविधियां करने में, खिलौने के साथ खेलने में, जो खेल वे आमतौर पर खेलते हैं, जैसे कि एक खेल के मैदान में लड़कों को फुटबॉल और लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखते हैं। जेंडर समाजीकरण प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है। जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को संदर्भित करता है। जेंडर परिवार, स्कूलों, विज्ञापन, मीडिया, बाजार आदि के माध्यम से प्रभावित होता है, इसलिए विभिन्न समाजों में और समय के साथ भिन्न हो सकता है। इसके अलावा जेंडर अन्य कारकों जैसे नस्ल, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता से भी प्रभावित हो सकता है। अब बारी आती है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार। क्या आपको लगता है कि हमारे जेंडर के आधार पर हमारे साथ अलग अलग व्यवहार करने और समानता तक पहुंचने से रोकते हैं? और क्या जेंडर भूमिकाएं निष्पक्ष हैं? क्या हमारे साथ अलग अलग तरह से व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से अलग हैं? ऐसे में शिक्षक को अधिगम, वातावरण व गतिविधियों में यह विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षक को पहले सभी स्कूली गतिविधियों में जेंडर भेद की पहचान करनी चाहिए और फिर कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों को तदनुसार योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से सक्षम वातावरण बनाएगा जहां सभी छात्र अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप इसे पूरा देखेंगे और तैयार कर लेंगे तो मॉड्यूल 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है प्रच्छन्न का पाठ्यक्रम क्या है। कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें स्कूल प्रणाली में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है, इसे हिडन पाठ्यक्रम कहा जाता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है उसे बोलते हैं हिडन पाठ्यक्रम। हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? वह सभी व्यवहार, परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल है जो स्कूली प्रक्रियाओं में अनजाने में छात्र अपना लेते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ वे सीखते हैं वह औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है या नहीं। जेंडर अनिवार्य रूप से इस हिडन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाता है और यह कुछ माध्यमों से संपादित होता है, जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर भौतिक स्थानों का विभाजन शामिल है। लड़कों और लड़कियों अलग अलग कार्य सौंपना, स्कूल की गतिविधियों में अनुष्ठान और अभ्यास, लिंग के आधार पर इनाम और सजा की व्यवस्था, विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करना, शिक्षकों द्वारा लेबर पैटर्न, शिक्षक, छात्र और छात्र छात्रा में परस्पर बातचीत, यहाँ तक कि स्कूल की भौतिक स्थान भी जेंडर की धारणा से प्रभावित है। अब आती है इसमें गतिविधि नंबर 1। ऐसे विज्ञापन के बारे में सोचें जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को मजबूत करता है और एक अन्य विज्ञापन जो जेंडर के अनुकूल है। आप वीडियो के लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। चिंतन के लिए कुछ समय लेकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी टिप्पणी करें। तो साथियों, यहाँ पर एक गतिविधि थी जिस पर आपको टिप्पणी करनी थी। तो गतिविधि में मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपको किस तरह से गतिविधि में अपनी प्रक्रिया देनी है, किस तरह से गतिविधि में आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी थी, राय देनी थी, आपने दे दी होगी। अब बारी आती है भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की अदृश्यता एवं क्रम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। सभी विषयों में दिया गया ज्ञान और जिस भाषा के माध्यम से दिया जाता है
वह इस जेंडर असमानता को स्वाभाविक रूप से दर्शाता है। हमें ऐसे ज्ञान को आलोचनात्मक तरीके से चुनौती देना चाहिए और इन असमानताओं के निवारण हेतु ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है। अतः विद्यार्थियों को भाषा की भूमिका तथा भाषा के द्वारा किस प्रकार शक्ति आधारित भेदभाव स्वाभाविक बनाए जाते हैं, इसके प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। भाषा चित्र और अन्य सामग्रियों के साथ इस तरह के ज्ञान के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है और हमें ज्ञान के इस पहलू पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में ऐसे तत्व जैसे शब्द और भाव शामिल होते हैं जो जेंडर की रूढ़ियों को बनाए रखते हैं। इसलिए हमें कक्षा में एक जेंडर निष्पक्ष भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें आदमी शब्द के विकल्पों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमारी भाषा जेंडर समावेशी तथा जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। एक सामान्य वाचक अभिव्यक्ति पुल्लिंग वाचक संज्ञाओं जैसे आदमी, सिपाही और पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे उसे, वह का सामान्य उपयोग है। जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। उदाहरण नंबर 1 अध्याय मणिपुर, इसमें एक कहानी थी, आपने पढ़ा हुआ होगा। मणिपुर के एक राजा और रानी के बारे में एक कहानी है जिसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। 3 बेटे होने के बावजूद वे अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं और सबसे बड़े बेटे को राजा घोषित करने के पुराने रीति रिवाज को चुनौती देते हैं। इन बिंदुओं पर विचार करें। क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त हैं? क्या लड़कियां, महिलाएं शक्ति और अधिकार वाले पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं? कक्षा में शक्तिशाली एवं निर्णयात्मक भूमिकाओं में स्थानीय महिलाओं के उदाहरण दें। उदाहरण नंबर 2 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक दिन मीना एक आम तोड़ती है और उसे घर ले जाती है। उसकी दादी राजू को बड़ा टुकड़ा देती है क्योंकि वह लड़का है। मीना ने इसका विरोध किया, आखिर वह आम लाई थी और वह दोनों में बड़ी है। वह जोर देकर कहती है कि बड़े होने के नाते उसके हिस्से पर जो बड़ा हिस्सा है उस पर उसका अधिकार है। उसके पिता मदद के लिए आते हैं। वे आम को समान रूप से विभाजित करते हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है कि आम घर पर कौन लाया? मीना की दादी ने राजू को बड़ा टुकड़ा क्यों दिया? आपको क्या लगता है कि बड़ा टुकड़ा किसे मिलना चाहिए था? चर्चा के बिंदु आते हैं। क्या आपने अपने परिवार में संसाधनों यानी कि बाहर आने जाने पर समय पर या इसी तरह के किसी अन्य विषय में लड़कों और लड़कियों के प्रति भेदभाव होते देखा है? क्या समाज के पुरुष सदस्यों का रूढ़ियों को तोड़ने में सक्रिय रूप से शामिल होना महत्वपूर्ण है? सामाजिक विज्ञान में शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण। प्राथमिक स्तर से होने वाली स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान एक अभिन्न अंग है। सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। क जेंडर धर्म, क्षेत्र, वर्ग और दिव्यांगता के संदर्भ में। ख लोकतंत्र और निरंकुशता, सत्ता और शासन, जाति, नस्ल और गोत्र, जेंडर और पितृसत्ता, रूढ़ियों और पूर्वाग्रह आदि मुद्दों पर विचार विमर्श करना। ग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक संस्थानों मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं। घ प्राप्त विचारों, संसाधनों और प्रथाओं पर प्रश्न और जांच करना। सामाजिक विज्ञान का मुख्य पहलू गतिविधियों के माध्यम से अधिगम प्रक्रियाओं में प्रासंगिक और उपयुक्त स्थानीय सामग्री का समेकन है। आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी। NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत 3 अध्याय 4 आदिवासी टिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। गति शिक्षण के माध्यम से जेंडर, गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ाने को महिला प्रबंधक, व्यापारी, उद्यमी, पायलट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि के उदाहरण देकर पुनर्स्थापित करें। प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है। इसे गणितीय दृष्टांतों के माध्यम से दिखाया जाता है। अब बारी आती है विज्ञान शिक्षण में जेंडर समीकरण। पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की सीमित पहुंच थी। उन्हें बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से लगभग बाहर रखा जाता था। उनको हमेशा बच्चों के पालन पोषण और घर की देखभाल से जोड़ा गया है। शारीरिक विशेषताओं के कारण लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए।
लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी संरचना, कार्य और आवश्यकताएं भी समान हैं। अब बारी आती है गतिविधि की। शकुंतला देवी, यह एक भारतीय गणितज्ञ है। साथियों, आपने देखा होगा इसमें कुछ फोटो बने हुए थे और उन पर प्लस का साइन था, ये वही गतिविधि है। हमने प्लस के साइन पर टच करा था और जो वैज्ञानिक थी उनकी डिटेल्स इसके अंदर आ गई थी। शकुंतला देवी के बारे में जानकारी थी इसमें, और जानकी अम्मल के विषय में जानकारी थी, टेसी थॉमस की जानकारी थी, कल्पना चावला की जानकारी थी। अब बारी आती है गतिविधियों के माध्यम से जेंडर को समझना। आइए एक उदाहरण लें कि वे नाजुक और भली हैं। हम इस वाक्य को सुनते ही हम यह समझ लेते हैं कि अवश्य यह लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है। हम इस संदर्भ में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में एक गतिविधि का उदाहरण लें। कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित चित्र बनाने के लिए कहा जाए: किसान, फैक्ट्री श्रमिक, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट और शिक्षक। मान लें कि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। कार्य पूरा होने के बाद शिक्षक यह देख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कैसे चित्र बनाए हैं। क्या इन चित्रों में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के चित्र हैं? किस प्रकार की नौकरी में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के चित्र बनाए गए हैं? क्या सारी महिलाओं को ही नर्स के रूप में चित्रित किया गया है? यदि हाँ, तो फिर क्यों? पोर्टफोलियो गतिविधि। हर एक मॉड्यूल की सीख को लागू करने के लिए मॉड्यूल के अंत में एक पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है। यह मॉड्यूल के ज्ञान को समेकित करने में मदद करती है। तो साथियों, ये थे मॉड्यूल नंबर 4 के नोट्स। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।